जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 17 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हो। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। तो भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान के मध्य डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ है। डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास यह इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की पूर्वी कमान के मध्य आयोजित हुआ है और इसका आयोजन 16 से 19 जनवरी के मध्य होने वाला है डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास का। और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और युद्ध के लिए सेना को तैयार रखना, इसका उद्देश्य है डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास का। अगर हम कुछ युद्धाभ्यास और किस देश के मध्य होते हैं, भारत और किस देश के मध्य, तो इन्हें देखते हैं कौन कौन से युद्धाभ्यास किस देश के साथ होते हैं। समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है। अयुत्या युद्धाभ्यास इंडिया और थाईलैंड के मध्य होता है। दोस्ती युद्धाभ्यास यह इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्ती युद्धाभ्यास इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के मध्य होता है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य आयोजित होता है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास इंडिया यूएसए के मध्य होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया श्रीलंका के मध्य। सिनबेक्स युद्धाभ्यास इंडिया और कंबोडिया के मध्य। एकुवेरिन और एकता युद्धाभ्यास इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। बोंगो सागर और संप्रीति युद्धाभ्यास इंडिया बांग्लादेश के मध्य होता है। शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। नोमडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास इंडिया और मंगोलिया के मध्य होता है। मैत्री युद्धाभ्यास इंडिया, थाईलैंड और सिमबेक्स युद्धाभ्यास इंडिया और सिंगापुर के मध्य आयोजित होता है। तो ये कुछ युद्धाभ्यास है जो आपको ध्यान में रखना है, जो इंडिया और किस देश के साथ आयोजित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तरुण दास जी को। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड यह सिंगापुर का गैर नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सिंगापुर देश का यह, लेकिन गैर सिंगापुर के जो नागरिक है उन्हें दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति अभी भारत यात्रा पर आए हुए हैं और नई दिल्ली में इन्होंने तरुण दास जी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। जो सिंगापुर के राष्ट्रपति वो कौन है, तो शनमुंग रत्नम है, यह सिंगापुर के राष्ट्रपति है और अभी यह भारत यात्रा पर आए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने तरुण दास जी को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तरुण दास जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तरुण दास जी कौन है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व हेड रह चुके हैं तरुण दास जी। और भारत सिंगापुर के मध्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसके जिन्हें सम्मानित किया गया, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के ये हेड थे जिन्हें सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। और ये सेकेंड भारतीय तरुण दास जी जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिंगापुर के। फर्स्ट भारतीय कौन थे जिन्हें सम्मानित किया गया था सिंगापुर के इस अवार्ड से, ऑनरेरी से, तो फर्स्ट भारतीय हमारे दिवंगत लीजेंड रतन टाटा जी थे। और रतन टाटा जी सम्मानित होने वाले इस अवार्ड से पहले व्यक्ति थे और दूसरे तरुण दास जी बने। भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर बात करें, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल, तो 1895 में इसकी स्थापना होती है भारतीय उद्योग परिसंघ की और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में लॉरेंस वोंग यहाँ के प्रधानमंत्री है। श्री रविशंकर जी को भी किस देश ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो फिजी के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को भी कुवैत, नाइजीरिया और डोमिनिका, इसके अलावा भूटान के ड्रूक गाल्पो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन देशों के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री जी को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ऐसे तो 20 से अधिक देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है, तो जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित है कंपाला घोषणा, जो अफ्रीकी यूनियन है अभी इसने अपनाया है इसे। कंपाला घोषणा यह युगांडा की राजधानी है कंपाला, यहाँ पर अफ्रीकी यूनियन की जो
बैठक का आयोजन होता है, जिसमें जो कंपाला घोषणा है इसे अपनाया गया है। तो इसमें अफ्रीकी संघ ने जो कृषि सम्मेलन है, अफ्रीकी संघ का यह कृषि सम्मेलन था और अगले 10 वर्षों के लिए 2026 से 2035 के मध्य जो टिकाऊ कृषि है उस पर कार्य करने के लिए कंपाला घोषणा को अपनाया है। तो जलवायु अनुकूल कृषि के लिए कंपाला घोषणा को अपनाया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर हमें स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका चाहिए तो इसका आधार कृषि होगा। अगर हमें स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का निर्माण करना है तो इसका आधार कृषि होना है। तो यह टिकाऊ कृषि से संबंधित है जो कंपाला घोषणा है और अफ्रीकी यूनियन ने इसे अपनाया है। अफ्रीकी यूनियन या अफ्रीकी संघ की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अदीस अबाबा में है, जो कि इथोपिया की राजधानी है। G20 में शामिल 2023 में होता है, जब G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी। उस समय जो अफ्रीकी यूनियन है इसे शामिल किया गया था G20 में। अफ्रीका महाद्वीप का यह मैप है। अगर अफ्रीका महाद्वीप में आप देखोगे तो यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो इक्वेटर है वह गुजरती है और यहाँ के कौन से देशों से होकर यह गुजरती है तो आपको अफ्रीका महाद्वीप के पहले ही एक देश मिलेगा, साओ टोमा प्रिंसेप, गेबोन, कांगो गणतांत्रिक राज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इन देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील को भी 2 भागों में बांटती है, जो हमारी विषुवत रेखा है। जो हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह इन देशों से होकर गुजरती है और विक्टोरिया झील को भी 2 भागों में बांटती है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो जो विषुवत रेखा है इसे 2 बार काटती है कांगो नदी। कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ब्रिक्स से। कजान घोषणा पत्र का संबंध रूस के कजान शहर में इस बार ब्रिक्स की बैठक हुई थी 2024 में। G7 की अध्यक्षता 2024 में इटली के पुगलिया में हुआ था। आसियान की बैठक कहाँ पर हुई है 2024 में? तो लाओस की राजधानी वियंतिने में इसकी बैठक होती है आसियान संगठन की। एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इसकी बैठक 2024 में कहाँ? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होती है। और G20 की अध्यक्षता इस बार ब्राज़ील के द्वारा की गई थी। COP 29 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का, तो बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था COP 29 का। ये कुछ प्रमुख मीटिंग है जिन्हें आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड है यह, और भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा प्रारंभ करने वाली है यह, और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की जाएगी। और ये निजी क्षेत्र की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा होगी भारत की, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रारंभ करने जा रही है इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड। इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और जो इंडीचिप लिमिटेड है, भारत की जो निजी क्षेत्र की इंडीचिप लिमिटेड है और जापान की जो यीतोवा कंपनी है, इन दोनों के द्वारा इसे प्रारंभ किया जाएगा। और सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण किया जाएगा यहाँ पर। सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण किया जाएगा यहाँ पर। अभी केंद्र सरकार ने भी एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी थी, तो ये केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई, अर्थात ये गवर्नमेंट की है। तो यह गुजरात के साणंद में स्थापित की जाएगी सेमीकंडक्टर इकाई, जो कि केंद्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी मिल चुकी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह 1953 में गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी है। और विजयवाड़ा में सामाजिक न्याय की प्रतिमा, जो भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यह कहाँ पर है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट है प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे भागवास्त्र का संबंध किससे है? तो ये स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम है। स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम है, अर्थात एक झुंड में एक साथ अगर कई ड्रोन हमला करते, एक साथ कई ड्रोनों से अगर हमला किया जाए, अटैक किया जाए, तो उसे कहा जाता है स्वार्म ड्रोन। तो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम में भागवस्त्र यह सफल परीक्षण किया गया है इसका उड़ीसा से। और इसका निर्माण किसने किया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इसके द्वारा निर्माण किया गया है। और इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड कहाँ की है? तो यह नागपुर की है। इसके द्वारा भागवस्त्र का निर्माण किया जाएगा, जो कि स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम है। स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने वाला सिस्टम होगा यह। और ड्रोन क्या होते हैं? तो मानव रहित जो विमान होते हैं, इन्हें ड्रोन कहा जाता है। एक साथ यह 64 लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। एक साथ अगर 64 ड्रोन का अटैक होता है तो उन लक्ष्यों को यह भेज सकता है, उन्हें नष्ट कर सकता है। और इसका टारगेट रेंज
रेंज क्या होगी, तो 5 किलोमीटर का इसका क्षेत्र होगा टारगेट का ड्रोनों को नष्ट करने का। तो झुंड में अगर ड्रोन का अटैक होता है तो उसे काउंटर करने के लिए भागवास्त्र को बनाया गया है और इसका निर्माण इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव जो कंपनी लिमिटेड है नागपुर की, इसके द्वारा किया गया है। अभी कुछ समय पहले जो ईरान है इसने इजराइल पर एक साथ झुंड से ड्रोनों से अटैक किया था, जिसके कारण जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का वायु रक्षा प्रणाली है यह कन्फ्यूज हुई थी और कुछ ड्रोन जो इजराइल में जाकर गिर गए थे। तो इससे सीख लेकर भारत ने इसका निर्माण किया है निजी कंपनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है, तो निजी उपग्रह समूह है यह फायरफ्लाई और इसे पिक्सल और स्पेस एक्स के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है, तो यह पिक्सल के द्वारा लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स की सहायता से। फायरफ्लाई यह भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है और पिक्सल कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और पिक्सल कंपनी गूगल समर्थित कंपनी अर्थात भारत में गूगल की कंपनी है, गूगल के द्वारा फंडिंग कंपनी है पिक्सल। इसने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है जिसका नाम फायरफ्लाई है। इसे लॉन्च कौन करेगा, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है और कैलिफोर्निया से इसे लॉन्च किया जाएगा यूएसए से। इसमें कुल 6 उपग्रह लॉन्च करने की योजना है जो कि 2 चरणों में प्रक्षेपित किया जाएगा। पहले चरण में 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है और 3 उपग्रहों को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। अगर अभी हाल ही में इसरो के मिशन की बात करें, PSLV-C जो 60 है इसके द्वारा जो लॉन्च किया गया था स्पेडेक्स मिशन स्पेस में 2 उपग्रहों की डॉकिंग से संबंधित है, अर्थात स्पेस अंतरिक्ष में ही 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ने का था डॉकिंग। तो यह सफल भी रहा है, भारत ने इसमें सफलता प्राप्त की है और ऐसा करने वाला अभी यूएसए रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है भारत, जो कि अंतरिक्ष में डॉकिंग की है, अर्थात 2 उपग्रह है उन्हें आपस में जोड़ने में सफल हुआ है इसरो। अभी हाल ही में इसरो ने इसके साथ POEM-4 मिशन भी भेजा था जिसके तहत जो लोबिया के बीज है इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था और अभी इनमें अंकुरण हो चुका है लोबिया के बीज में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में SN बोस सेंटर ऑफ बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है, तो SN बोस सेंटर के द्वारा की गई है और यह पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला होने वाली है। तो पश्चिम बंगाल में इसे स्थापित किया गया है SN बोस सेंटर। इसके द्वारा पश्चिम बंगाल में पंचेत पहाड़ी की जो पुरुलिया जगह है पश्चिम बंगाल में पंचेत पहाड़ी पर, यहाँ पर SN बोस सेंटर के द्वारा जो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला रहने वाली है और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला होगी जिसको कहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अगर देखिए SN बोस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सत्येंद्र नाथ बोस वेधशाला है जो इसका फुल फॉर्म होगा। अगर बात करें ये 6ठी खगोलीय वेधशाला है तो इससे पहले 5 खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है हमारी, तो लद्दाख, नैनीताल उत्तराखंड, माउंट आबू राजस्थान, पुणे महाराष्ट्र और कौलूर तमिलनाडु। लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और कौलूर में हमारी जो 5 वेधशाला है और 6ठी और जो पूर्वी भारत की पहली वेधशाला खगोलीय वेधशाला हमने पश्चिम बंगाल में स्थापित की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है, तो गाजा युद्ध विराम पर शांति समझौता दोहा में हुआ है, कतर की राजधानी में। इजराइल और हमास ने मंजूरी भर दी है कि इन दोनों के मध्य शांति समझौता होगा। इजराइल और हमास के मध्य शांति समझौता हुआ है। जो हमास है जो कि गाजा पट्टी में रहता है, इसने इजराइल पर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाकर जो हमला किया था, इसके बाद जो इजराइल के द्वारा हमास पर लगातार पिछले 1.5 वर्षों से लगभग 15 माह से हमले करके हमास के जो नेता है शीर्ष उन्हें भी मार दिया गया है और अभी हिजबुल्लाह पे भी जो पेजर विस्फोट थे उसके द्वारा इन्हें भी जो इजराइल ने हानि पहुंचाई थी। तो इसके बाद अब जो है गाजा युद्ध विराम की घोषणा हुई है और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चालू किया था हमास ने इजराइल पर अटैक करने के लिए। इजराइल ने हमास का है जो पूरी तरह तबाह कर दिया, इसकी गाजा पट्टी को पूरी तरह
इजराइल के द्वारा तबाह कर दिया गया है और इसके जो हमास के शीर्ष नेता है उन्हें भी मार दिया है इजराइल ने। और इनके मध्य अब शांति समझौता हुआ है और दोहा में जो शांति समझौता हुआ है इसका आयोजन हुआ था। तो शांति समझौता कहाँ पर? दोहा में हुआ था, कतर की राजधानी में। और यह शांति समझौता करवाने में प्रमुख भूमिका किन देशों की रही है? तो यूएसए, कतर और मिस्र की इसमें अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन जो नेतन्याहू हुए उन्होंने भी हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन इस पर आगे हस्ताक्षर कर देंगे शांति समझौते पर। यहाँ आप ये इजराइल देख रहे हैं, तो इजराइल है यहाँ पर वेस्ट बैंक है और ये गांजा पट्टी है। तो गांजा पट्टी में हमास रहता है। गांजा पट्टी पर अटैक कर गांजा पट्टी को तबाह कर दिया इजराइल ने और इसके हमास के जो प्रमुख शीर्ष नेता था उन्हें भी मार दिया। यहाँ पर इसके इजराइल के उत्तर में आपको लेबनान दिखेगा और यहाँ का हिजबुल्ला संगठन है। तो पेजर विस्फोट करके जो लेबनान का हिजबुल्ला संगठन है इसे भी नष्ट किया, इसे भी हानि पहुँचाई इजराइल ने। इसके बाद जो है यो हमास संगठन है यह शांति समझौते के लिए तैयार होता है और जो इजराइल है और जो हमास है इसके मध्य भी शांति समझौता हुआ है दोहा, कतर में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो 1975 में भारत में तीसरी बार आपातकाल लगा था। उसके अंतर्गत जो कैदी, जो बंदी बनाए गए थे उन्हें 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। अगर भारत में बात करें तो जो आपातकाल की घोषणा का जो कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो नियम है या विधि है यह इस अनुच्छेद में उल्लेखित है। और भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। एक बार जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और भारत चीन का युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में होता है तब, और 1975 में तीसरी बार भारत में इमरजेंसी कब लगती है? 1975 में, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है और आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल लगाया गया था। और इसी दिन 25 जून को ही जो संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इसके तहत जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और इसमें जो मीसा एक्ट है इसे लाया गया था। जो मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इसे लाया गया और जो भी विपक्षी पार्टी के नेता थे इसके तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया मीसा एक्ट के तहत। तो 1975 में तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल लगता है और मीसा एक्ट के तहत जो विपक्ष के प्रमुख नेता थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो उड़ीसा के जो भी बंदी बनाए गए थे 1975 में इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन्हें 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है यहाँ के जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने। और यहाँ के सीएम मोहन चरण मांझी जी, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है क्या? तो हाँ, नवीन पटनायक जी जब यहाँ के सीएम थे तब भी इस प्रकार की घोषणा हुई थी, लेकिन उन्होंने मधु बाबू पेंशन योजना के नाम से इसे प्रारंभ किया था और केवल मात्र 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी। अब सीधा 20,000 रुपये प्रति माह इन्हें मासिक वेतन दिया जाएगा जो बंदी बनाए गए थे 1975 में। अभी हाल ही में अगर बात करें तो केसलर सिंड्रोम का आपने नाम सुना होगा। केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे था? तो जो अंतरिक्ष कचरा है इससे संबंधित था केसलर सिंड्रोम। ठीक है, केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे? अंतरिक्ष कचरे से है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है, आपको पता है। इसका प्रारंभ मकर संक्रांति से हो चुका है और केरल के सबरीमाला मंदिर में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन होता है और 7 दिन तक चलने वाला यह आयोजन होगा। और लॉर्ड अयप्पा सबरीमाला मंदिर में कौन से जो भगवान है? तो लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है यह और पंबा नदी के तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त केरल में प्रमुख मनाए जाने वाले त्योहार कौन से? तो विशु, त्रिशूरपुरम, ओणम और अट्टुकल पोंगल ये केरल के प्रमुख महोत्सव है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं पहले, और आप इस क्लास को डेली बेसिस पे एक अपने जीवन का या अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बना लीजिए। इस क्लास को आप निरंतर लगातार प्रतिदिन लीजिए। इससे आपको आपके करंट अफेयर्स में एक बेहतर सुधार देखने को मिलेगा और करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके भी है उसके आसपास का संस्था की स्थापना, उसका मुख्यालय, तो ये भी आपका बेहतर होगा। आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा और रेगुलर रिवाइज करने से जो आपके एग्ज़ाम में
में क्वेश्चन की एक्यूरेसी है सही करने की वो भी बेहतर होगी। पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो अंतिम इकाई छठी का निर्यात किसने किया है? रूस के द्वारा किया गया है। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? स्मृति मंधाना जी ने। ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा की है? मकरान को अपनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो अजीत कुमार मोहंती जी की अध्यक्षता में। और टीवी सोमनाथन जो भी कैबिनेट सचिव है, इन्हें और अजीत डोभाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इसका सदस्य बनाया गया है। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई से इसे लॉन्च किया गया है। लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो जो असम का मोइदम है, इसे अभी प्रमाण पत्र मिल चुका है। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कनुमा महोत्सव कहाँ पर? तेलंगाना में आयोजित होता है। हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाला गड्डी कुत्ते का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसने दी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति दी गई है। हाल ही में डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो जो युद्ध अभ्यास डेविल स्ट्राइक प्रारंभ किया गया है। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास जी को सम्मानित किया गया है। अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो जो कंपाला घोषणा का संबंध है जलवायु अनुकूल कृषि से। इंडीचीप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो यह कहाँ पर प्रारंभ करने वाला है? आंध्र प्रदेश में प्रारंभ करने वाला है निजी क्षेत्र की। चर्चा में रहे भागवास्त्र का संबंध किससे है? तो यह स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम है हमारा। हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो फायरफ्लाई को भी किसके? पिक्सल और स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। SN बोस सेंटर ऑफ बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन हुआ है। इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो दोहा कतर में इसका शांति समझौता का आयोजन हुआ था। हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मानसिक पेंशन की घोषणा किसने की है? तो मानसिक पेंशन की घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन सबरीमाला मंदिर केरल में आयोजित हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा।